नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आज रात के बिग बॉस 16 के एपिसोड में हमने देखा कि कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें जग्गा और हग्गा कैसे वापस से बिग बॉस के त्रिवेणी संगम पर इस एपिसोड के एंड में फिर से इन दो बिछड़ी हुई बहनों का मिलन हो गया और कैसे इस एपिसोड के अंदर हग्गा ने स्वामी ओम और प्रियंका जग्गा को पछाड़ करके बिग बॉस के इतिहास की सबसे घटिया, सबसे साइको एंड सबसे लीचड़ कंटेस्टेंट का खिताब जीत लिया है। जिस तरीके से यह अर्चना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, उन बातों को टास्क में कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाती है। एटलीस्ट स्वामी ओम कहिए या प्रियंका जग्गा कुछ करते तो थे टास्क में, वो पैर पर पैर रख करके पड़े नहीं रहते थे। तो टास्क करने के मामले में स्वामी ओम और प्रियंका, ओरिजिनल प्रियंका एटलीस्ट दम दिखाया करते थे। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रियंका की जो सस्ती कॉपी प्रियंका चहार चौधरी, वो और उसकी कुंभ में बिछड़ी हुई बहन हग्गा सिर्फ पै 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 करते रहते हैं, कोई टास्क वगैरह ये कर नहीं पाते। और ये जग्गा और ये हग्गा इन दोनों को भर भर के साथ दिया करती थी बौंदरिया, लेकिन अब बौंदरिया यहां से हट चुकी है, यहां टोंडरिया घुस चुकी है। यानी कि टीना दत्ता जो कि कल के एपिसोड में शालीन को दोगला दोगला बोलेगी और बिग बॉस मेरे को निकाल दो। मतलब क्या है कि वीकेंड आए, थर्सडे का एपिसोड आए, उसके पहले वापस से शालीन और टीना, मतलब इस वीकेंड भी शालीन और टीना के ऊपर ही पूरा वीकेंड निकल जाएगा। इसका पूरा इंतजाम यहां पर टीना और शालीन ने कर दिया है। दोनों ही एक दूसरे को दोगला दोगली बोल रहे हैं, यहां तक कि टीना ने तो शालीन की एक्स वाइफ को भी ड्रैग कर लिया है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है मिलॉर्ड कि यही शालीन है और यही टीना है जो कि अर्चना के ऊपर चढ़ पड़े थे। जब अर्चना ने बोला था 2 कौड़ी की औरत अपनी वाइफ को बोलना, तो कैसे जग्गा कहिए या फिर ये टीना कहिए, शालीन कहिए, अर्चना के ऊपर चढ़ पड़े थे। याद है ना, 2 वीक पहले की बात है। अब देखिए यहाँ पर वाइफ के ऊपर टीना ने ही टिप्पणी करी है और अब ये टीना और प्रियंका अर्चना के दोस्त बन चुके हैं। मतलब वहां पर जो 3 लोगों की तिकड़ी थी ना, उसमें यहाँ पर शालीन की जगह अब अर्चना आ चुकी है। अब शालीन टीना और जग्गा के खिलाफ हो चुका है। मतलब 2 वीक के अंदर इक्वेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। और वो अर्चना जो इतना पर्सनल जाती रहती है, इस एपिसोड में क्या कह रही थी, मैं पर्सनल जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता। अरे भाई मैडम, तुम तो इतने वीकेंड तुमको संदीप सिकंद, दिव्यांग, सलमान खान सब बता गए, तुम्हें आज तक पता नहीं चला, तो तुम्हें अब क्या ही पता चलेगा कि तुम कितना घटिया जाती हो। घटिया जाने में तो अर्चना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। लोगों को हब्सी बोलना, उनके खाने पीने का हिसाब रखना, कौन कितना खाएगा क्या नहीं खाएगा, कौन क्या काम करेगा। मतलब जैसे कि ये बिग बॉस जो है वो बिग बॉस शो नहीं है, ये अर्चना के पापा जी का घर है। और ये अर्चना जो टाइम एंड अगेन बार बार बिग बॉस मराठी को ड्रैग करके ले आती है, कल भी बिग बॉस मराठी को ड्रैग करा, पहले भी बिग बॉस मराठी को ड्रैग करा। मतलब ये साबित क्या करना चाहती है, ये बाहर की बात है। अब क्या है कि बिग बॉस मराठी यहाँ का तो नहीं है ना, वो तो 2 साल पुरानी बात है। बाहर की बातों को और पुरानी बातों को वो तो ड्रैग कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर, 1500 वोट के ऊपर या दीदी के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो घनघोर लेवल का दोगलापन अंदर अर्चना, बाहर इस गुलमटी अर्चना के गुलमटे फैंस भर भर के दिखा रहे हैं। एक नंबर के दोगले और एक नंबर के लीचड़ पदार्थ है अर्चना और उसके सारे लीचड़ फैंस। एनीवे, हम बात कर रहे थे ये प्रोमो की, जहां पर टीना दत्ता नेक्स्ट लेवल की घटिया हरकतें कर रही है। मतलब वही वीकेंड वापस से टीना शालीनमय होने वाला है। और ये सब हो रहा है किस वजह से? जस्ट बिकॉज कि शालीन ने बोल दिया कि भैया निम्मो तुम ही कैप्टन रहो, हम तुम्हें हटाना नहीं चाहते। एंड सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर टीना दत्ता और प्रियंका चहार चौधरी यहां पर बौखला गए और शालीन के ऊपर तमाम तरीके से वो टूट पड़े हैं। लेकिन क्या यहां पर निम्रत की कैप्टनसी छीनने का काम सिर्फ शालीन या फिर अर्चना को ही सौंपा था क्या? ये टीना दत्ता और ये प्रियंका चहार चौधरी क्या मतलब वहां पर सिर्फ चिल करने के लिए आए हैं क्या? ये जो टास्क दी थी बिग बॉस ने निम्मो से उसकी कैप्टनसी को छीनने की, ये टास्क तो सारे ही घर वालों को दी गई है ना। ऑब्वियसली मंडली वाले तो मेक श्योर करेंगे कि निम्मो की कैप्टनसी बची रहे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि टीना बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम बवाल करेंगे, कैप्टनसी छीन लेंगे, करके दिखाओ ना। ये लोग तो चाह रहे थे कि सिर्फ अर्चना बवाल करे तो काम बन जाएगा या फिर शालीन बवाल करे। अब क्या है ना कि टीना दत्ता ने तो इसको, शालीन को अपना जर खरीद गुलाम बना रखा था और इसकी जो सखी वो भी सोच रहे होंगे कि हाँ शालीन तो वैसे भी गुलाम है, चलो इसी को काम पे लगा देते हैं। मतलब काम करना कुछ नहीं है, न टीना को, न प्रियंका को, न अर्चना को, लेकिन बैठे बैठे रबड़ी इन्हें खानी है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ये जो हमने यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर राशन वाली टास्क देखी, जहां पर शिव 2 बार जाता है वो राशन वाले स्टोर के अंदर, शालीन भी जाता है। आई थिंक शालीन को सबसे ज्यादा बार जाना चाहिए था। आई थिंक जिस राउंड में सौंदर्य ने वो ट्रॉली धकेल दी थी,
उस राउंड में शालीन वाज द वन जो सबसे पहले आया था, लेकिन निम्मो माय फेवरेट निम्मो डार्लिंग ने वहां पर अपनी नई बनी सखी सौंदर्या को वहां पर स्टोर रूम के अंदर भेज दिया था, राशन वाले रूम के अंदर, जबकि वहां पर शालीन जाना डिजर्व करता था। शालीन ने यहां पर इस एपिसोड में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आई थिंक 2 बार या शायद 2 से ज्यादा बार गया था, सबसे ज्यादा राशन उसी ने वहां पर लिया है। और ये जो 10 लाख की प्राइज मनी जिसको कि राशन में कन्वर्ट कर दिया और जितना राशन आपने ले लिया वो सारा पैसा गया, जो बच गया कितना बचा, आई थिंक 1,20,000 ऐसा कुछ बचा था, कुछ सब मिलाकर के 21 लाख के आसपास कुछ आ गई है प्राइज मनी। तो सबसे ज्यादा वहां पर एफर्ट और सबसे उम्दा परफॉर्मेंस हमें शालीन भनोट का ही देखने को मिला है। उसके बाद शिव ठाकरे ने भी यहां पर दम दिखाया। कहने का मतलब है कि शिव और शालीन ये दोनों ही छा गए इस टास्क के अंदर, लेकिन लड़कियों की तरफ से सिर्फ सौंदर्य आ पाती है और सौंदर्य इकलौती ऐसी फीमेल कंटेस्टेंट है जो कि मर्दों को बराबर टक्कर देती है टास्क में। वो हारे जीते वो अलग बात है, लेकिन वो वहां पर पार्टिसिपेट करती है, एफर्ट तो लेती है। ये अर्चना की तरह नहीं बस लेट गई, मेरे से ना होता, मेरे से ना होता, मेरे से ना होता, मतलब क्या है ये अर्चना जैसे लोग। ये अर्चना कहिए या टीना कहिए या सदी की सबसे महान महिला ट्रू रियल फॉर अ रियलिटी शो, मतलब टास्क वगैरह इनसे कुछ होती है नहीं। और उसके ऊपर आप प्रियंका की या फिर अर्चना की बातें सुनो, अर्चना कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सब बैठे बैठाए आगे बढ़ जाएंगे और ये शिव मंडली को चलाने की कोशिश करता, अपना पतलून का नाड़ा तो बांध ली ढंग से। मतलब ये अर्चना के स्टेटमेंट देखिए, कुछ वीक पहले तक शिव पूरी मंडली को कंट्रोल करता है, साजिद की भी नहीं चलती है, शिव की चलती है। और अर्चना ऐसी बौखला चुकी है क्या कि उसके अंगूर खट्टे हो गए। उसने तो आई थिंक 2-3 दिनों से ये प्रण ले लिया कि वो शिव को ही टारगेट करेगी और शिव को टारगेट करने के चक्कर में अर्चना बुरी तरह से बौखला गई है, एक्सपोज हो गई है और इन तमाम चक्करों में वो खुद को साइको भी साबित कर रही है, जो बिल्कुल टास्क में परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। सिर्फ मुंह से चीखना, चिल्लाना, लोगों को हफ्सी बोलना, क्या लोग इसके अर्चना के बाप का दिया खा रहे हैं क्या? जैसा कि शिव ने बोला था कि मैं टास्क करता हूं, परफॉर्म करता हूं, वो राशन अर्न करके फिर खाता हूं, तेरी तरह पड़ा नहीं रहता हूं पैर भर पैर रखकर। तो ये अर्चना जो की बातें इतनी ज्यादा करती है, टास्क में वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाती है? और ये जलेबी के ऊपर, मतलब ये नेता बनना चाहती, क्या वो जो टास्क थी जहां पर ये जलेबी जीती थी, क्या उस टास्क को अर्चना की टीम ने जीता था क्या? टास्क के मामले में फिसड्डी रह जाएंगे और फिर डिमांड ये करेंगे कि भैया हम बैठे हैं, आराम से लेटे हैं, हमको ला करके जलेबी खिलाओ। अरे भैया तुमको जलेबी खानी थी, जाते ना, बोलते ना कि हमको जलेबी दो। कहने का मतलब है कि अर्चना कहिए या प्रियंका कहिए, करना कुछ नहीं है। मेरी मम्मी कहा करती थी, न हत्ता चले ना पहिया, घर बैठे दे गुसैया। मतलब हाथ पैर कुछ नहीं चलाने हैं, बस ऐश करना है, पड़े रहना है और सामने वाला खुद आकर के आपके घर में राशन भर जाए या आपको जलेबी खिला चला जाए। ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब? अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो या तो आप अच्छे काम कर लो या फिर मर जाओ। आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिला करता। लेकिन अर्चना को और प्रियंका को मरना भी नहीं है, काम भी नहीं करना है अच्छे, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति करनी, भाई साहब ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये सब? तो अर्चना कहिए और कुछ हद तक प्रियंका और टीना, ये एक नंबर के निखट्टू नालायक कंटेस्टेंट है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। उसके ऊपर एटीट्यूड देखो भाई साहब, जैसे कि पूरा शो ये रन कर रहे हैं। एंड सौंदर्या जो कि अर्चना की दोस्त थी, अब सौंदर्या अर्चना से कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन करने लग गई है। और ये जग्गा जो कि आई थिंक पिछला ही वीक की बात है, वो फैमिली वीक चल रहा था जहां पर कॉफी के ऊपर फालतू का मुद्दा बना था, तब ये जग्गा क्या बोल रही थी कि कॉफी चोरी या जो भी कुछ है ना वो तुम्हारी दोस्त करती होगी, तुम्हारी दोस्त। अच्छा, पिछले वीक तक अर्चना किसी और की दोस्त थी, इस एपिसोड से अर्चना वापस से जग्गा की दोस्त बन गई। और सौंदर्या यहां पर एक्चुअली में काफी अच्छा कर रही है, जिस तरह से वो अर्चना से एक दूरी मेंटेन करके चल रही है। अर्चना कह रही है कि भाई तू मंडली में घुसना चाहती है। अब सौंदर्या यहां पर अर्चना को जो कुछ भी समझा रही थी, जो वो पर्सनल जाती है, लोग कितना खाएंगे क्या खाएंगे ये डिसाइड करने वाली अर्चना कौन होती है, लोगों को हफ्सी बोलना। और ये अर्चना जो कि अपने मुंह से क्या क्या नहीं निकालती रहती है। वो क्या कह रही थी, मैं यूपी से हूं, यूपी की भाषा अगर नहीं समझ में आती तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर शिव ठाकरे वहां पर ये बोल देता, हालांकि उसने बोला नहीं है और ऐसी बातें वो करता भी नहीं है, अगर वो बोल देता कि मैंने जो दीदी बोला था वो मेरी भाषा है, उसके ऊपर बवाल क्यों काटा था, गला क्यों पकड़ लिया था? मतलब यहां पर अगेन अर्चना भाई वुमन कार्ड खेल रही है। वो लड़की है, इसके नाते मतलब उसको सारे प्रिविलेज मिल जाए और सामने लड़का सही होकर भी गलत डिक्लेयर कर दिया जाए, ऐसा एक नैरेटिव ये अर्चना जैसे लोग चलाना चाहते हैं। सौंदर्या बार बार उसको समझाना चाहती, क्योंकि वीकेंड पर सौंदर्या की जो बैंड बजी थी, क्योंकि वो सस्ती वकील बनी घूमती रहती थी अर्चना की, और अर्चना के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जीरो है। ये सारी चीजें हमने वीकेंड पर टास्क के दौरान देखी हैं। तो इन्हीं तमाम बातों के मद्देनजर ये सौंदर्या जो है ना, वो अर्चना से डिस्टेंस भी मेंटेन कर रही है, अपनी अलग एक थॉट प्रोसेस भी दिखा रही है। और वो जैसे अर्चना को ब्लाइंडली जस्टिफाई करा करती थी, इन चीजों से उसने कहीं ना कहीं एक दूरी बनाना शुरू कर दी है।
खैर वीडियो में बोलते बोलते काफी दूर निकल जाऊं, इसके पहले रुक जाता हूं, आपको बोल देता हूं वीडियो लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। खैर हम स्टार्ट में चलते हैं एपिसोड की। तो एंथम वगैरह हो जाता है, शिव की निम्रत की इनकी मस्ती मजाक चलती रहती है और शिव जो है आजकल उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और काफी ठंडा भी लग रहा है। सुंबुल के साथ वो डांस मस्ती वगैरह करता रहता है और सदी की सबसे महान महिला कोई नहीं मिल रहा है तो वो महीन से फुटेज लेने की कोशिश करती रहती है। खैर इसी दौरान बिग बॉस कन्फेशन रूम में शिव को बुला लेते हैं, एमसी स्टैन को बुला लेते हैं, काफी मखमल में लपेट लपेट के देते रहते हैं। लोगों का छठा गियर चल रहा है, शिव तुम्हारी गाड़ी में बर्डन ज्यादा है, दूसरों का बोझा उठाते उठाते कहीं खुद की गाड़ी को बंद मत कर बैठना। तो शिव को यहाँ पर झकझोर करके जगाने की कोशिश की है। आई थिंक जिस तरह से यहाँ पर बिग बॉस शिव को कुछ हिंट दे रहे थे, कुछ जगा रहे थे, मुझे लग रहा है कि शिव को यहाँ पर साजिद और अब्दू के जाने के बाद जो एक धक्का लगा है, जो सदमा लगा है, आई थिंक उस फ्रेम ऑफ माइंड से बिग बॉस बाहर निकलवाना चाहते हैं शिव को। बिकॉज आई थिंक बिग बॉस की एक्सपेक्टेशंस शिव को लेकर के कुछ ज़्यादा हैं और शिव अभी क्या है कि सदमे में चल रहा है और इस वजह से वो मंडली के लोग स्पेशली सुंबुल को बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, क्योंकि साजिद बोल के गए थे ना कि भाई हैंडल विद केयर, ध्यान रखना। आई थिंक बिग बॉस चाहते हैं कि शिव ये सब चीज़ें छोड़ो और गेम पर फोकस करो। अगर तुम सुंबुल जैसे स्लीपर सेल का मतलब सोने वाला सेल, इसे किसी और पर्सपेक्टिव में मत लीजिएगा आप। सुंबुल के साथ रहोगे तो यार तुम्हारा गेम मतलब खल्लास हो जाएगा। इसलिए शिव ठाकरे जागो और थोड़ा सा गेम को और ज्यादा सीरियस लेकर के चलो। कंफर्ट जोन थोड़ा सा बनता जा रहा है, उससे बाहर आ जाओ। और एमसी स्टैन भी साथ में रहता है। वहीं ये प्रियंका के बारे में भी पूछताछ करते हैं बिग बॉस। खुद बिग बॉस भी जानता है कि अंकित के जाने के बाद प्रियंका का कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच में, जैसे कि वो टीना और शालिन के बीच में बीच का बंदर बन के खेल रही है। दोनों को ही वो मतलब CHU बना करके अपना फुटेज वहां से वो निकाल रही है। इसके बारे में शालिन से भी बात करते हैं बिग बॉस और शालिन यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से बोल देता है कि हाँ उसे पता सब है, शालिन के ही कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, शालिन को जलील भी करती है वो, लेकिन दोस्ती दोस्ती। और अंकित का उसने नाम लिया था कि अंकित से दोस्ती निभा रहा। नहीं नहीं शालिन, तुम्हारी मम्मी बोल के गई थी कि प्रीशा के साथ रहो, प्रीशा हैशटैग अच्छा चल रहा है। कहाँ चल रहा भाई, मुझे तो दूर दूर तक ये प्रीशा दिखाई नहीं देता है। और शालिन की मम्मी ने कौन सा बिग बॉस देखा था? आई थिंक एक नहीं दो बार ऐसा हो चुका है कि प्रीशा के चक्कर में शालिन का कट चुका है, शालिन की वीकेंड पर बैशिंग हुई है दो बार प्रीशा के चक्कर में। लेकिन शालिन की मम्मी पता नहीं कौन सा अरे हाँ कैसे मैं भूल गया। अब यार DSK तुम भी कमाल बात करते हो। शालिन की मम्मी ने जो बोला वो सिर्फ बोल रही थी, शब्द उनके नहीं थे। शब्द किसके थे? जूजू के, राम के और ये जग्गा की PR टीम के, क्योंकि बाहर PR टीम की मिली भगत चलती रहती है। कपड़े वगैरह सप्लाई करना, हैशटैग को ट्रेंड करवाना, बोर्ड्स को एक्टिवेट करना, ट्रेंड करवाना, फिर मेरे जैसे यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन के नीचे आकर के स्पैम करवाना, ये सारे काम PR टीमें ही करती हैं। और PR टीम्स ने शालिन की मम्मी को एक अलग ही स्क्रिप्ट दी थी, जिसकी वजह से शालिन का गेम चौपट हो रखा है। शालिन एक्चुअली में काफी डिसेंट जाता जा रहा था फैमिली वीक में, लेकिन शालिन की मम्मी ने गलत फीडबैक दिया, प्रीशा की पीपड़ी बजाई, जिसकी वजह से शालिन यहाँ पर मंदिर का घंटा फिर से बन गया। और उसे ये रियलाइज हो रहा है कि प्रियंका के चक्कर में वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है और बाद में वो इन चीजों का कहीं ना कहीं एक प्रायश्चित करने की भी कोशिश करता है एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड, जब वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है इसको जग्गा को और काफी क्लियरली एकदम 1-on-1 बात करता है कि ऐसा है सखी की दोस्ती में मजाक तुम करती हो, अगर मैं करता हूं तो तुमको बर्दाश्त नहीं होता। तुमने मुझे डफर कैसे बोला, मैं तुम्हें डफर बोलूं क्या? कितनी जल्दी इसने वुमन कार्ड खेला। ओ शालिन बनोट मेरे को डफर मत बोलना। और ये जग्गा जिस तरह से बात करती है, क्या आपको ये नॉर्मल लगती है क्या? अगर मैं इसी तरह से बात करूं तो आप शायद मुझे साइको बोल देंगे, पागल बोल देंगे। आपको मैं थोड़ा सा ट्रेलर देता हूं। हेलो नमस्कार मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हैं DS आपने खाना खाया मैंने भी खाना खाया कैसे आप हर बात के ऊपर हंसती है वो, मतलब डज इट मेक एनी सेंस? मुझे तो कहीं कोई सेंस नहीं दिखता है किसी भी बात में। शालिन ने कॉफी ले ली उसने कॉफी ले ली उसको राशन बांटेगी क्या मतलब यार, ये क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या? आई मीन सीरियसली यार, ये प्रियंका चार चौधरी जिस तरह से खीसे फाड़ फाड़ के हंसती रहती है बगैर किसी बात के, कोई एक नॉर्मल बातचीत हो रही है उसमें भी बत्ती सी दिखा के हंसेगी, इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल यार। मुझे लग रहा है कि कुंभ में जो दो बिछड़ी बहनें हैं जग्गा और हग्गा, ये नॉर्मल नहीं है भाई साहब, ये साइको हैं। इनसे जितनी दूरी बना ली जाए ना उतना बेहतर। ये दोनों ही मैड फॉर ईच अदर भी हैं। मैड फॉर ईच अदर कहिए या मेड फॉर ईच अदर कहिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए बनी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इनके नाम भी मैंने एक जैसे रखे, जग्गा और हग्गा। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती रहती हैं। खैर इन बातों के अलावा कुछ बहुत ज्यादा हैपनिंग चीजें तो हुई नहीं थी। हाँ, MC स्टैन के वन लाइनर्स यहाँ पर भी छाते रहे, जिस तरह से वो कन्फेशन रूम के अंदर बिग बॉस ने मजाक किया था कि MC जरा शिव के पीछे देखो, यहाँ सुंबुल तो नहीं चली आई है। MC यहाँ पर टास्क काफी अच्छी कर सकता था। अगेन यहाँ पर उसने टास्क में कुछ बहुत मतलब ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया जो मेंशन किया जा सके।
हालांकि वो यहाँ पर बात कर रहा था इससे किसे सुंबुल से बात कर रहा था कि अगर मेरी बात हुआ करे ना तो मेरे मुंह पर आकर बोला कर, जब वो ट्रेडमिल पर ये वर्कआउट वगैरह कर रहे थे शिव और ये सब। शिव कहिए या स्टैन कहिए, दोनों यहाँ एक ही चीज हाईलाइट कर रहे थे कि अर्चना जो है ना वो थर्ड पार्टी को पकड़ करके एक नैरेटिव दुनिया के बीच में चिपकाना चाहती कि देखो ये सोते रहते, काम नहीं करते, जलेबी नहीं खिलाई। मतलब जो भी बात है ना उससे सीधा बोल दिया करो भाई, ये मुझसे मत बोलो, स्टैन भी घर के अंदर है और शिव भी घर के अंदर है, तो उनसे जाकर के बोल दो। स्टैन धीरे धीरे क्या है कि बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग भी होता जा रहा है। उसके वन लाइनर्स, एक दिन पहले भी उसने कहा था मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। नॉमिनेशन टास्क में उसके रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस काफी अच्छे थे। टास्क में अगर थोड़ा और वो एफर्ट डालना शुरू कर दे, बिकॉज उसने बोला भी कन्फेशन रूम के अंदर कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हाँ गेम को अप करना है, छठे गियर में डालना है, तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ा लो अपनी गाड़ी को। अदरवाइज जैसे अर्चना, प्रियंका, टीना ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ कर नहीं पाते टास्क में, फिर वो स्टिकर ना तुम्हारे ऊपर भी चिपक जाएगा, बिकॉज कुछ हद तक तुम भी उसी लेवल पे हो, तुम टास्क में वो एफर्ट या जान डाल नहीं पा रहे हो। अपने बचाव में आप ये कह सकते कि भाई वहां शिव था, शालीन था, इनके बीच में अपन नहीं जा पाए, सौंदर्य कैसे चलेगी। और एक बात और कि निम्रत तो घर की है भाई, संचालक ही घर की, सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। निम्रत यहाँ पर टोटली बायस्ड थी। आई थिंक शालीन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, शालीन सबसे ज्यादा बार आया था और सौंदर्य ने तो सिर्फ ट्रॉली पुश कर दी थी, लेकिन फिर भी निम्रत ने, हालांकि निम्रत के लॉजिक सही थे कि भैया सबको यहाँ फेयर मौका मिलना चाहिए। फेयर मौका अपनी जगह है, लेकिन जो बंदा वो लाइन क्रॉस करके पहले आया है वो डिजर्विंग होता है ना आगे आने के लिए। लेकिन यहाँ निम्रत अपने हिसाब से रूल चिपकाने की कोशिश कर रही थी, बट एनीवे शालीन भी खुश था। आई थिंक वो सबसे ज्यादा बार गया और उसने सबसे ज्यादा राशन भी लिया, और शालीन को रियलाइज भी हो चुका है कि टीना और जग्गा के साथ रहकर वो अपना पोपट करवा रहा है, इसलिए वापस से वो मंडली में आकर के बैठने लग गया। ये शालीन जो कि इसके जग्गा के साथ बैठ करके मंडली के खिलाफ साजिशें रचा करता था, अगेन वही चीज, दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, खुद उस गड्ढे में गिर गया ये शालीन। अब वापस से ये शालीन लौट के बुद्धू घर को आए वाले अंदाज में मंडली में आकर के बैठ गया, जहां पर शिव कहिए या फिर MC स्टैन कहिए या निम्रत कहिए शालीन की टांग खिंचाई करते रहते हैं। एंड शालीन जो है ना वो मंडली वालों का भरोसा जीतने के लिए कैसे यहाँ पर शिव का साथ दे रहा था, और कल के एपिसोड में वो निम्रत का भी साथ देगा। मतलब शालीन को पता चल चुका है कि ये जग्गा और टीना के चक्कर में ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए बेटर है कि भैया मंडली के लोगों के साथ चिपक ले, इसीलिए वो यहाँ पर शिव का भी साथ दे रहा था। जब ये खाने की बात हुई थी ना कि जलेबी का नहीं पूछा, छुप छुप के खा लिया, तो ये शालीन साथ दे रहा था शिव का कि नहीं, इसने पूछा था, और ये जलेबी वगैरह शिव की टीम ने कमाया था, उसके बावजूद इसने शेयर करा। अब ये जो जलेबी वगैरह के ऊपर ये अर्चना इतना मुंह फुलाए बैठी थी, ये अर्चना तो अपनी सखी सहेली सौंदर्य के बारे में भी एपिसोड के स्टार्ट में बोल रही थी कि लो इसने मेरे लिए वो पराठा नहीं बनाया। छोटी छोटी बात के ऊपर ये मुंह फुला करके बैठ जाती है। अर्चना के पास कोई नहीं आता है पीले चावल लेकर के भाई तुम पूरे घर का काम करो या फिर सबके लिए खाना बनाओ। अर्चना खुद आगे बढ़ बढ़ के बोलती कि उसे खाना बनाना पसंद है, अन्नपूर्णा है, ये है वो है। जरूरी थोड़ी ना कि सामने वाला भी वैसा ही हो। छोटी छोटी बात के ऊपर ये मुंह फुला करके बैठ जाती कि मुझे जलेबी नहीं दी, देखा वो जलेबी खा रहे हैं। जलेबी वो खा नहीं रहा था, वो खिला रहा था टीना को और आपकी सखी जग्गा को। ये जग्गा और ये टीना जो कि हाथ धो करके शिव के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन शिव ठाकरे फिर भी बड़ा दिल दिखा करके इन्हीं के साथ जलेबी शेयर कर रहा था। और ये अर्चना जो कि सौंदर्य के साथ बैठ करके खाना खा रही थी, थोड़ी देर पहले उसी सौंदर्य की ये बैक पिचिंग कर रही थी निम्रत के साथ कि यार सौंदर्य ने मेरे लिए खाना नहीं बना, मैं सबके लिए चीले पराठे बनाती रहती हूँ। तो अर्चना किसी की सखी है नहीं, और अर्चना को क्या चाहिए कि भाई सब रेडीमेड मिल जाए। शिव आए उसके पास कि अर्चना तूने ये जलेबी खाई या नहीं खाई। शिव बोलता भी है कि भाई वो सबके पास जा नहीं सकता, आपको दिख रहा है तो आ जाओ ना, ले लो ना, मैंने कौन सा वहां तिजोरी के अंदर बंद करके रखा है। तो अर्चना एक्चुअली में क्या कि साबित कर रही है कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या है। जैसे कि साजिद खान ने कहा था ना कि दो भाई थे और दो भाई के बीच में अकेली ये लड़की, मतलब ओवर पैम्पर्ड बच्चे यही होते हैं कि अगर एक खिलौना टूट गया तो उन्हें 10 खिलौने चाहिए और अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी मन मर्जी का खिलौना चाहिए। अगर एक भी चीज उनके हिसाब से नहीं हुई तो वो रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। जलेबी जैसी चीज के ऊपर मतलब यार क्या ही बोला जाए यार, ऐसे लोग नेता बनना चाहते हैं भाई साहब। धन्य है वो लोग जो अर्चना जैसे लोगों को टिकट देंगे या फिर दिया था। अब अर्चना गौतम क्या कि नवाब जादी हैं तो उन्हें सब कुछ अपने बिस्तर पर चाहिए, प्लेट में चाहिए। हालांकि प्लेट में सजा करके सब मिल जाता है, ये बात अर्चना की सखी सौंदर्य करती छज्जे पर बैठकर कि यहाँ सबकी सेटिंग है भाई साहब, सब आगे बढ़ जाएंगे। अगर सबकी सेटिंग है, ये दुनिया जानती है सबकी सेटिंग है, अपने परफॉर्मेंस से वो सेटिंग को चेंज क्यों नहीं कर देते। हालांकि ये सौंदर्य कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन सौंदर्य का खेल अर्चना के चक्कर में काफी वीक पहले से ही खराब हो रखा है। एक तो प्रियंका और अर्चना के चक्कर में सौंदर्य का गेम पहले से ही खस्ता हाल था। दूसरा, इस सौंदर्य ने बिग बॉस को आए दिन अनफेयर बोला है, बायस बोला है, इसके बावजूद बिग बॉस उसे वहां पर रखे हुए हैं।
तो सौंदर्या को इतने सारे मौके मिले थे, लेकिन जिस तरह से, जैसे कि मैंने कहा कि अर्चना की बेबी सिटर बन के वो रह गई थी, अगर वो और ब्लंट होकर के अपने ओपिनियन रखती, अपनी खुद की थॉट प्रोसेस रखती, दोस्ती को इग्नोर करके बेहतरीन तरीके से खुद को पोर्ट्रे करती, तो क्या पता भाई साहब वो टॉप 5 या टॉप 6 की एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट बन सकती थी। मौके एक्चुअली में सबको मिले हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। जैसे कि आज के एपिसोड में हमने देखा टास्क में, यहाँ पर जग्गा कहिए, टीना कहिए, अर्चना, इन्हें भी मौके थे, लेकिन ये जा ही नहीं पा रहे थे और ब्लेम कर रहे थे, भैया हमको भी देता, भैया हमारे राशन नहीं है, भैया यही सब लिए जा रहे हैं। अरे जाओ ना, अपने मतलब परफॉर्मेंस से, अपने जुनून से, अपने हुनर से मतलब सक्सेस की कामयाबी लिखो जा करके। नहीं, अरे ये राशन नहीं आ रहा है, क्या करे, अरे देखो बिग बॉस वो जो है सिर्फ कॉफी नहीं पीता था, कॉफी काहे ले आया? अरे जो तुम्हारी सहेली है सौंदर्या, ये तो आलमंड मिल्क पीती है ना, वो कितने का था? 1 लाख का था, लेकिन वो नॉर्मल अमूल का दूध लेकर के आई थी। उनसे आपने नहीं बोला कि यार तू तो आलमंड मिल्क पीती थी, ये सडनली वीगन से मतलब नॉर्मल वाला दूध पर कैसे आ गई? अपनी दोस्तों के लिए ये कुछ नहीं बोलती है। इसे इतना प्रॉब्लम है कि शिव जो है अपनी मंडली वालों का ध्यान रखता है, तो तू भी तो अपने दोस्तों के ऊपर रहती है, तेरे दोस्त भी तो तेरा ध्यान रखते हैं। वो सौंदर्या अपने लिए थोड़ी लेकर के आई थी दूध। और निम्रत समझाते समझाते थक गई कि भैया कॉफी एक नॉर्मल सी चीज है, शिव इसे पिए, जैसे कि शिव खुद कह रहा था मैं अपने शरीर पर लगाऊं, उससे मुंह धो, तेरे को क्या है? बात है वेज और नॉन वेज की। अगर शिव ठाकरे जो कि खुद एक वेजिटेरियन है, अगर वो चिकन लेकर के आता, तब ये अर्चना अगर आर्ग्यूमेंट करती ना, तो थोड़ा जस्टिफाइड लगता। लेकिन ये सौंदर्या जो कि बड़ी वीगन बनती फिरती है, लेकिन अपना वीगन प्रोडक्ट छोड़ करके नॉर्मल प्रोडक्ट ले आई थी। यहां पर अर्चना के मुंह में दही जम गया है, वहां नहीं बोल पाई, अरे तू तो वीगन थी ना, ये नॉर्मल काहे ले आई? मतलब वही चीज है यार, कि जैसे कि अक्सर आपने मेरे रिव्यू में सुनी होगी कि ये कंटेस्टेंट जो दूसरों पर उंगली तान देते हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए, वही काम ये लोग भी कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ नहीं देखते हैं। ये अर्चना जैसे या जग्गा जैसे लोगों का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर रहता है, जबकि सबसे ज्यादा ब्लंडर अगर इस बिग बॉस 16 के अंदर किसी ने किए हैं तो जग्गा ने खुद किए हैं और अर्चना। लेकिन शो में वापस आने के लिए गिड़गिड़ाई थी, भीख मांगी थी, मैं सुधर गई, सुधर गई। क्या सुधर गई है? जिस तरह से यहां पर ये शिव के खाने पीने का हिसाब रख रही, ये कौन होती? क्या इसके पप्पा जी आते हैं क्या घर के अंदर राशन भरने? और सौंदर्या ने भी यही चीज समझाई थी, लेकिन ये अर्चना भी समझना नहीं चाहती है। वीकेंड पर जब इसको बैशिंग मिल जाएगी, मुझे ही सुनाया जाता है, मुझे ही सुनाया जाता है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। कितने वीक से मतलब अर्चना के यही घिसे पिटे डायलॉग हैं, जैसे शालीन और टीना के डायलॉग होते हैं ना घिसे पिटे, ऐसे ही अर्चना के डायलॉग हो चुके हैं घिसे पिटे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन इतना बोलती है, इतना बोलती है, मर्यादा पार कर जाती है। और जब घर वाले इसको बोलते हैं भाई तू गलत है, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं तो बड़ी मासूम सी बच्ची हूँ। क्या नेता बनेगी ये अर्चना, जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। वो होती कौन है तय करने वाली कि कौन कितनी रोटी खाए, कौन क्या खाए क्या ना खाए? क्या अर्चना के पप्पा जी आ रहे हैं क्या घर के अंदर राशन भरने? ये स्टेटमेंट मैंने आई थिंक तीसरी या चौथी बार रिपीट करा है, सो दैट अर्चना के फैंस को ये रियलाइज हो जाए कि ये जो बिग बॉस है ना, ये अर्चना के बाप का घर नहीं है और अर्चना खुद को इस बिग बॉस की मालकिन समझे हुए बैठी है। अगर वो टास्क करती, राशन अर्न करती, उस राशन में से अगर शिव कुछ लेता, तब अर्चना का पूरा अधिकार बनता शिव को खरी खोटी सुनाने का। लेकिन जो राशन जो कुछ आया है वो शिव ने खुद ने अर्न किया है, तो अर्चना का तो कहीं कोई अधिकार बनता ही नहीं है उसके ऊपर उंगली उठाने का। अर्चना को अगर इतना प्रॉब्लम था तो वो टास्क में मेहनत करती, राशन अर्न करके लेके आती ना, कमा के लेकर के आती, तब वो जितना माना था वो बोल सकती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जितनी भी टास्क हुई हैं ये अर्चना हर टास्क में औंधे मुंह गिर जाती, लेकिन बातें देखो, चेयर दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, अरे थोता चना बाजे घना। ये है अर्चना, टीना और जग्गा। मतलब ये देख लीजिए त्रिवेणी के संगम पर ये 3 लूजर्स का क्या जबरदस्त संगम हुआ है। इस एपिसोड के एंड में नई दोस्ती शुरू हो गई, टीना, अर्चना और जग्गा। पुरानी दोस्ती यानी कि सौंदर्या अर्चना से दूर हो गई और टीना और जग्गा से शालीन दूर हो गया। जैसे कि इस एपिसोड के स्टार्ट में जो था ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। एक्चुअली जहां नकली दोस्ती होती है ना, कागज के फूल वाली, वहां पर यही होता है। वहीं आप मंडली को देख लीजिए भाई साहब, डे 1 से शिव और MC स्टैन, साजिद, अब्दू साथ में थे, अभी भी साथ में हैं। साजिद और अब्दू का तो प्री प्लान एलिमिनेशन हो गया और इस मंडली में जब निम्रत और सुंबुल घुसे, ये दोनों भी जब से आए हैं तब से मंडली का एक अभिन्न हिस्सा बन करके मंडली के साथ ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो है, भले ही आप कितना भी हेट कर ले मंडली से, लेकिन मंडली वाले अपने दोस्तों की कदर करना जानते हैं। वो बाहर से आए हुए किसी इंसान के लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। एंड आई थिंक
तकरीबन 1 महीने के आसपास ऐसा कुछ हुआ जब मैंने वो सोनू के टीटू की स्वीटी वाला गाना अपने रिव्यू में इस्तेमाल करा था कि जाते नहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, जाता हूं तो मुझे तू जाने दे क्यों परेशान मेरे जाने से। तो वो जो मैंने बात कही थी ना, वो अगेन यहां पर आपके सामने निकल करके आई है कि ये जो मंडली के लोग हैं, कोई आए कोई जाए, ये अपने रिश्तों पर बिल्कुल आंच नहीं आने देते, क्योंकि मंडली वालों की जो दोस्ती है, जो इनका रिश्ता है ना, वो मतलब का व्यापार नहीं है। हालांकि इंडिविजुअल जरूर है और मौका पड़ने पर सब एक दूसरे को नॉमिनेट भी कर देंगे, लेकिन जिस तरह से शालीन कहिए, टीना कहिए, जग्गा कहिए, एक दिन दोस्ती करते फिर लड़ते हैं, फिर खरी खोटी सुना देते फिर रूठ जाते हैं, या फिर सौंदर्या कहिए, अर्चना कहिए, लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, पैचअप करते हैं, फिर लड़ते हैं। मंडली में एटलीस्ट ऐसा तो नहीं। मंडली में प्यार है, मोहब्बत है, मस्ती है, मजाक है, फन है। वहीं खुद को टू रियल फॉर अ रियलिटी शो बोलने वाली ये सदी की सबसे महान महिला कितनी फेक, इसकी दोस्ती कितनी फेक है, कैसे टाइम एंड अगेन अपने दोस्तों को यूज एंड थ्रो करके फेंक देती है। जैसे ही वो इस नॉमिनेशन में सेफ हो गई है ना, उसके तो पर निकल आए भाई साहब। क्या है कि वो तो सेफ हो गई है, टीना और शालीन दोनों ही नॉमिनेशन में आ गए हैं, और शालीन ने तो प्रियंका पर अंधा भरोसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और टीना की इमेज की इतनी चिंता करते करते वो कहीं का नहीं रहा। तो लड़कियों के चक्कर में शालीन का गेम टोटली खल्लास हो रखा है। और ये सदी की सबसे महान महिला अब जब शालीन से काम निकल गया है तो वापस से अर्चना के पास आकर के बैठ गई है अगले वीक की नॉमिनेशन या कैप्टनसी टास्क की प्लानिंग वगैरह करने के लिए। हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कैप्टनसी वगैरह तो इनसे कुछ होने वाली है नहीं, क्योंकि टास्क में ये ना टीना कुछ कर पाती है, ना जग्गा कुछ कर पाती है, और ना ही अर्चना कुछ कर पाती है। तो क्या पता वीकेंड के बाद वापस से शालीन पर ये डोरे डालना शुरू कर दें, बिकॉज टास्क में कोई ना कोई तो चाहिए ना भाई साहब जो शिव को टक्कर दे सके। अगर शिव और शालीन एक टीम में आ जाएंगे तो जग्गा का, हग्गा का, टीना दत्ता, द टोंडरिया का क्या होगा भाई साहब। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से अर्चना स्वामी ओम और जग्गा को पछाड़ करके बिग बॉस के इतिहास की सबसे लीचड़ कंटेस्टेंट बन चुकी है, ना कोई टास्क परफॉर्मेंस, ना कोई ढंग की बातें, ना कोई ढंग का थॉट प्रोसेस। वो शिव के वर्ड पकड़ लेती कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, झुग्गी वाला, ये वाला, वो वाला, लेकिन ये अपने मुंह से क्या क्या शब्द निकालती है, ये कभी अपनी तरफ नहीं देखती है कि कैसे ये लोगों में उंगली करती है। इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो अपनी कॉफी किसी को दे ना दे, तू तो कमा के नहीं लाई थी ना। अगर तू कमा के लाती और फिर शिव अगर किसी को देता तब ये प्रॉब्लम वाली बात होती, लेकिन अर्चना ने तो ऐसा कुछ कमाया है नहीं। खुद लोगों को हफ्सी बोल देगी, ये बोल देगी, वो बोल देगी, और फिर बोलेगी हम तो यूपी के हैं भाई साहब। ये अर्चना जो अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद लोगों के माँ बाप पर जाया करती थी, अब क्या बोल रही है कि लोग मेरे माँ बाप पर जाए तो मैं सुनती रहूं। अरे मैं यूपी की हूं, ये भाषा नहीं आती तो सीख लो जाके। तो मैडम MC स्टार ने जो कुछ बोला था वो भाषा सीखने के लिए आप झुग्गी में, स्लम में या फिर पुणे में जा रही हो क्या? कहने का मतलब है कि अगर तुम किसी को कुछ बोल रही हो और वो चीज सामने वाला समझ नहीं पा रहा, अरे हमारे यूपी में ऐसा बोला जाता है, नहीं समझ में आ रहा तो भैया यूपी जाके सीखो। तो उसी तरह से MC स्टैन या शिव भी तो बोल सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं अगर तेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, तो अमरावती जा या फिर पुणे में जा या स्लम में जा, वहां पर जाकर सीख कर। क्या आपने खुद ने देखा होगा कई बार बिग बॉस, खुद सलमान खान बार बार कह चुके हैं कि भैया धर्म, जात पात, प्रांत, रिलीजन, कास्ट, प्रोफेशन, माँ बाप, इन पर नहीं जाना है आपको। लेकिन अर्चना गौतम वापस से कल यूपी को ड्रैग करके ले आई है, बाहर की बातें वो ड्रैग करके ले आई, प्रांत को वो ड्रैग करके ले आई है। टिपिकल कांग्रेस मेंटेलिटी, प्रांतीयता के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाओ, काम कुछ मत करो, गरीबों का हक चूज करके बैठ जाओ। टिपिकल कांग्रेस मटेरियल है ये अर्चना गौतम। कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर इस वीकेंड पर इसे बैश कर दिया जाए कि भैया तुम यहाँ यूपी वाला कार्ड क्या खेल रही थी। अगर शिव और ये सभी महाराष्ट्र कार्ड खेल लें तो फिर तुम्हारे गुर्दे छिल जाएंगे। तुम तो कह रहे हो कि भैया यूपी में ऐसा बोला जाता है, शिव ठाकरे मराठी में कुछ बोलेगा तो तुम बोलोगे हमें मराठी समझ में नहीं आती, शिव ने बोला क्या कि मराठी सीख कर क्या। तो ये प्रांत वाला खेल यहाँ मत खेलो अर्चना। और अर्चना क्या बोलेगी, मैंने कब बोला, मैं तो कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं तो बड़ी मासूम सी बच्ची हूँ। एक नंबर की गंद पदार्थ है भाई साहब। मैं तो बस उस मौके का इंतजार कर रहा हूँ जब प्रियंका जग्गा की तरह अर्चना को भी लात मार के हकाल दिया जाए बिग बॉस के घर से। काश वो दिन जल्द आ जाए, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की गंद फैला रही है भाई साहब। इसकी इन हरकतों के ऊपर आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।